नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 32 लाख नए मतदाता जोड़ने पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है जवाब। बिहार एनडीए के सांसदों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। बजट में राज्य के विकास को प्रमुखता देने पर जताया आभार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नवी मुंबई में छापेमारी कर 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जब्त। मामले में 4 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। आरबीआई गवर्नर ने कहा, अगले वित्त वर्ष में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। और 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हस्तशिल्प मेले का किया शुभारंभ। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और सुर्खियों के बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर सीधे तौर पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की हार का ठीकरा एक बार फिर से चुनाव आयोग पर फोड़ दिया है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की बड़ी संख्या को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में बुरी तरह से हार रही है और इसलिए वो कवर फायर कर रहे हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी कवर फायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं रहेगी और इसलिए वो उस दिन क्या बोलेंगे, कैसे एक नया नैरेटिव बनाएंगे, वो उसी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं और झूठ के सहारे खुद को सांत्वना देते रहेंगे तो उनकी पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं है। राहुल गांधी को अपनी हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई हैं। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार के गुट की नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र चुनाव में महाअघाड़ी की हार का ठीकरा एक बार फिर से चुनाव आयोग पर फोड़ा है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग फोटो वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दलित और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा।
साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 3 विपक्षी दल आयोग से पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि हम आयोग से कहेंगे कि आप उठिए और कफन से बाहर निकलिए। ये 32 लाख वोटर्स अब बिहार में जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे। ये अब एक पैटर्न बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, मरा नहीं है, तो आयोग को राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव की मांग की गई। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव हो जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं। 11 सीटें ऐसी हैं जहां हम पार्टी के चुनाव चिन्हों के बीच भ्रम के कारण चुनाव हार गए। हम केवल चुनाव आयोग से निष्पक्षता की मांग करते हैं। और इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। बेशक मतदाता सबसे प्रमुख हैं और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को बहुत महत्व देता है। आयोग पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूर्ण तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप से जवाब देगा। और अहम खबर के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार से चुनकर आए एनडीए के तकरीबन 30 सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें बजट में बिहार को प्राथमिकता दिए जाने पर आभार जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शिष्टमंडल में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट को मध्यम वर्ग के लोगों के अनुकूल बताया। उन्होंने इसे सर्व समाज के हित का बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को रास नहीं आ रही हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर भी प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ लोकसभा में आज छठे दिन बजट 2025-26 पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यूरिया पर सब्सिडी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यूरिया पर 1617 रुपए सब्सिडी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि डीएपी पर 1650 रुपए प्रति बैग केंद्र सरकार वहन कर रही है। यूरिया जो हम 266 रुपीज एमआरपी 45 केजी का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपए यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 केजी पर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपए एमआरपी 50 केजी बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज पर बैग पड़ती है, यानी 1650 रुपए प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है डीएपी के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2024 तक अलग अलग राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा किसान ई नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं और कुल 640 मंडियों ने इंटर ट्रेड में भाग लिया। 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ है, जिसका मूल्य है 5022 करोड़ रुपए। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही
एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां-कहां है, क्या-क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना है, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो एक अनन्य राम भक्त थे। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने इसके साथ ही लिखा कि वो एक अनन्य राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने शोक संदेश के साथ कामेश्वर चौपाल के साथ उनके मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां राजधानी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है। पीड़िता के माता पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में इस मामले में दूसरे लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे जांच की मांग की गई है। पीड़ित परिवार की ओर से वकील करुणानंदी ने इस याचिका पर सीजेआई से जल्द सुनवाई की मांग की है। फिलहाल चीफ जस्टिस ने अभी सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी है। सीजेआई ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे कि कब मामला लिस्ट किया जा सकता है। वहीं जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल गई है। कोर्ट सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान के मसले पर अब 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मामले में आरोपी सभी पूर्व पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने गुरुवार को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये हिंसा दो संप्रदायों के बीच नहीं थी। वे लोगों से मिल रहे हैं, इसके बाद अब अपनी रिपोर्ट भी देंगे। ये समुदाय घटना तो नहीं थी, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो सर्वे कर रही थी, जो कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद वायलेंस हुई। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचने से पहले बहुत सारी और बातें भी देखनी होती है, मिलना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। जामा मस्जिद को मैंने देखा है, जहां वजू खाने की बात थी, तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कहाँ क्या क्या हुआ है, जिससे कुछ आदमी को पता चले अपना किसी फैसले से पहले या किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले। ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अभी कुछ और लोगों को भी मिलना है, जिससे के बाद फिर जो है कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की है। रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करके 6.25% कर दिया गया। एमपीसी के सभी सदस्य रेपो रेट में कटौती के पक्ष में रहे। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%.
5%. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आगे कहा कि आरबीआई की पूरी कोशिश होगी कि देश में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नियमन बनाए जाएंगे और इसमें संतुलन रखा जाएगा। इसके साथ ही आरबीआई हमेशा रेगुलेशन बनाने से पहले हितधारकों के साथ विचार विमर्श करता रहेगा। We will continue to strengthen, rationalize and refine the prudential and conduct related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. वहीं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 के विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद जताई। पहली तिमाही में 6.7%, दूसरी तिमाही में 7% और तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.5% विकास दर रहने की उम्मीद जताई है। ये 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित 6.4% से अधिक है। तो वहीं संसद में पिछले सप्ताह पेश किए गए आर्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया था कि मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ेगी। The RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों के लिए अलग से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की है। डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कहा गया कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई भारतीय बैंकों के लिए bank.in एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन को भी लॉन्च करेगा। The bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आज आगाज हो चुका है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। इस बार मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कहीं अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है। मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट के साथ गोवा का भी पवेलियन देखने को मिलेगा। मेले के दौरान पर्यटकों को हरियाणा के साथ साथ देश भर के विभिन्न प्रदेशों के खास व्यंजनों का स्वाद लेने का भी मौका मिलेगा। इस मेले में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब व अन्य राज्यों तथा थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश के कलाकार शामिल हैं। मेले में पर्यटकों को सुविधा देने के उद्देश्य से इस बार हरियाणा सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक MOU भी साइन किया है। दिल्ली मेट्रो मेले के टिकट और पार्किंग का कार्य देख रही है। इसमें दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर मेले के टिकटों की बिक्री हो रही है और मेले गेट पर विशेष टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं। और चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हुए अन्य तमाम खबरों का रुख करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के सभी 70 उम्मीदवारों की अहम बैठक बुलाई। शनिवार को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिसे लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अभी तक आए करीब ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी 27 साल पर दिल्ली प्रदेश की सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और 12 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की विदाई एग्जिट पोल के मुताबिक तय नजर आ रही है। सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही बैठकों का दौर
शुरू हो चुका है और आगे की रणनीति भी तय की जा रही है। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ नगर के सेक्टर 19 के पास ओल्ड जीटी रोड पर एक शिविर में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई। ओल्ड जीटी रोड पर तुलसी चौराहे के पास एक शिविर में आग लग गई और हालांकि अग्निशमन कार्यों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। सनातन परंपरा और आस्था के महापर्व में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में पाकिस्तान में रहने वाले 68 हिंदुओं का समूह महाकुंभ में शामिल होने के लिए संगम तट पर पहुंचा। ये सभी श्रद्धालु पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता से प्रभावित होकर प्रयागराज पहुंचे इन श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। यूपी सूचना विभाग के अनुसार भक्तों ने गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम पर अनुष्ठान किया और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की है। महाकुंभ में आने से पहले हिंदू समूह ने हरिद्वार में अपने 480 पूर्वजों की अस्थियां भी विसर्जित की और अनुष्ठान किया। हिंदू जत्थे में शामिल लोगों ने कहा कि लगातार महाकुंभ की महिमा के बारे में सुनने के बाद वो खुद को आने से रोक नहीं पाए। प्रयागराज पहुंचे पाकिस्तानी हिंदू सिंध के 6 जिले घोटकी, सुक्कोर, खैरपुर, शिकारपुर, कारकोट और जटावल से आए हैं, जिनमें लगभग 50 लोग पहली बार भारत आए हैं। इस जत्थे में शामिल लोगों ने कहा कि भारत आकर उन्हें सनातन धर्म और विरासत पर गर्व है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ ऋषि मुनि और हमारे संत महात्मा माँ मंडलेश्वर आए हैं, उनका भी आज हम दर्शन करेंगे। यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। हमारा पूरा डेलीगेशन है 68 पर्सन्स का और हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी मतलब अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। कुंभ में यही देख रहे हैं, सब अपनापन लग रहा है, अपने ही लोग हैं, अपनी धार्मिक है, अपनी पाठ पूजा है, सारे अच्छा लग रहा है। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है 144 साल में होने में पहली बार जो महाकुंभ होता है तो उसमें आए हैं। मैं भी कुंभ के मेले में पहली बार आया हूँ, उसके अलावा मैं 3 बार इंडिया आ चुका हूँ, ये मेरा 4th टाइम है। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम अपने धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जो है जानकारी मिलने वाली है। हमारी सोच से भी ज़्यादा ही मज़ा आया है। हमने जैसे ही हम मीडिया में देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी रश होगी, वहाँ कोई आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हमें सुकून आ रहा है। हम रात को जैसे ही पहुँचे, यहाँ के भजन वगैरह सुन के सारी रात ज़हनी सुकून हमें आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अपनों में आए हैं। और वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में गुरुवार रात एक अनियंत्रित भीड़ ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसमें पहले शाम को एक भीड़ ने किशोरगंज जिले के अवामी लीग कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त किया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को लगभग 2 दर्जन जिलों में अवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमला किया गया और आगजनी की गई। इस दौरान कई स्थानों पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो और प्रतिमाओं को भी ध्वस्त कर दिया गया और उनका स्वरूप बिगाड़ दिया गया। देश भर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से देशव्यापी अशांति को नियंत्रित करने का आग्रह किया गया। वहीं बीएनपी ने शुक्रवार की सुबह एक बयान में ये भी चिंता व्यक्त की कि यदि सरकार मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने में विफल रहती है तो राज्य और सरकार की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। बीएनपी नेता
रुहुल कबीर रिजवी ने कहा कि जनता में ये धारणा है कि मौजूदा अंतरिम सरकार पिछले 6 महीनों में भगोड़े तानाशाह और उसके सहयोगियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रभावी और स्पष्ट कदम उठाने में विफल रही है। और इसी के साथ फिलहाल मुझे इस बुलेटिन में दीजिए अनुमति। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 32 लाख नए मतदाता जोड़ने पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है जवाब। रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट कटौती की। वित्त वर्ष 2025 और 26 में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। दिल्ली के चुनाव नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की अहम बैठक। संजय सिंह ने जताया जीत का भरोसा। बिहार एनडीए के सांसदों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। बजट में राज्य के विकास पर प्रमुखता देने पर जताया आभार। और 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हस्तशिल्प मेले का किया शुभारंभ।
और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी की हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की बड़ी संख्या को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से हार रही है, इसलिए वो कवर फायर कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी कवर फायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं रहेगी और इसलिए वह उस दिन क्या बोलेंगे, कैसे एक नया नैरेटिव बनाएंगे, वह उसी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं और झूठ के सहारे खुद को सांत्वना देते रहेंगे तो उनकी पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं है। राहुल गांधी को अपनी हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वोटर्स कहाँ से आए, वोटर कहाँ आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार की गुट की नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र चुनाव में महाअघाड़ी की हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज़्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहाँ से आए? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दलित और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 3 विपक्षी दल आयोग से पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि हम आयोग से कहेंगे कि आप उठिए और कफन से बाहर निकलिए। ये 32 लाख वोटर्स अब बिहार में जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे। यह अब एक पैटर्न बन चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, मरा नहीं है, तो आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव की मांग उन्होंने की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव हो जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं। 11 सीटें ऐसी हैं जहां हम पार्टी के चुनाव चिन्हों के बीच भ्रम के कारण चुनाव हार गए। हम केवल चुनाव आयोग से निष्पक्षता की मांग करते हैं। साथ ही इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चुनाव आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। बेशक मतदाता सबसे प्रमुख हैं और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को बहुत महत्व देता है। आयोग पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूर्ण तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप में जवाब देगा। और आपको बता दें, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा उन्होंने की। रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर 6.25% कर दी गई है। एमपीसी के सभी सदस्य रेपो रेट में कटौती के पक्ष में रहे। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points
from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई की पूरी कोशिश होगी कि देश में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नियमन बनाए जाएंगे और इसमें संतुलन रखा जाएगा। साथ ही आरबीआई हमेशा रेगुलेशन बनाने से पहले हितधारकों के साथ विचार विमर्श करता रहेगा। We will continue to strengthen, rationalize, and refine the prudential and conduct-related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद जताई है। पहली तिमाही में 6.7%, तो दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.5% विकास दर रहने की उम्मीद जताई गई है। यह 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए अनुमानित 6.4% से अधिक है। वहीं संसद में पिछले सप्ताह पेश आर्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया था कि मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 26 में 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ेगी। The RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों के लिए अलग से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की। डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही कहा गया है कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई भारतीय बैंकों के लिए bank.in एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन को भी लॉन्च करेगा। The Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. और आइए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की सियासत की, जो कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी गर्माती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आप नेताओं के द्वारा बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के दावों पर जांच के आदेश हो गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आप नेताओं अरविंद केजरीवाल एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। एलजी ने कहा है कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के माध्यम से गहन जांच की जानी चाहिए। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा इस बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि आपके 7 उम्मीदवारों से भाजपा संपर्क कर 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी में शामिल करना चाह रही है। हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आरोपों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह हो या कोई और, आपके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उसका जवाब देना होगा। दिल्ली भाजपा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है। आतिशी अभी भी इसी तरह के एक मामले में जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल 6 बार हमारे नेताओं से माफी मांग चुके हैं। अब संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। और आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर आरजी का दुष्कर्म हत्या मामले की, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मामले के दोषी संजय राय को मौत की सजा देने की मांग वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी के नाते सीबीआई की इसी दलील को स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है। इससे पहले आरजी कर मामले में 20 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिछले साल 9 अगस्त को यहाँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर एक चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार कर लिया था। और वहीं जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान के मसले पर अब 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मामले में आरोपी सभी पूर्व पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। और वहीं लोकसभा में आज छठे दिन बजट 2025 और 26 पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यूरिया पर सब्सिडी मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यूरिया पर 1617 रुपये सब्सिडी होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डीएपी पर 1650 रुपये प्रति बैग केंद्र सरकार वहन कर रही है। यूरिया जो हम 266 रुपीज़ MRP 45 kg का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपये यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 kg पर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपये MRP 50 kg बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज़ पर बैग पड़ती है, यानी 1650 रुपये प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है डीएपी के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। इसके साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2024 तक अलग अलग राज्यों में 1 करोड़ 78 लाख किसान ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। कुल 640 मंडियों ने इंटरट्रेड में भाग लिया। 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य 5022 करोड़ रुपए है। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां कहां है, क्या क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना है, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है। तो ई-नाम से कितना फायदा किसानों को हुआ है, इसकी जानकारी दी केंद्रीय कृषि मंत्री ने। वहीं बिहार से चुनकर आए एनडीए के तकरीबन 30
सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें बजट में बिहार को प्राथमिकता दिए जाने पर आभार जताया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शिष्टमंडल में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट को मध्यम वर्ग के लोगों के अनुकूल बताया। उन्होंने इसे सर्व समाज के हित का बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को रास नहीं आ रही। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बजट को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज, क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात किस बात को लेकर? देखिए, हम लोग बिहार के एमपी गए थे धन्यवाद देने के लिए। जो बजट तो वैसे देश का बजट, सामान्य लोगों का बजट, मध्यम वर्गीय लोगों का बजट, सर्व समाज का बजट था। ये बात अलग है कि लोगों ने इसे जब भी कोई बजट आता है तो कह देते हैं इस राज्य का है, इस राज्य का है। दिल्ली और बिहार को कहा गया कि चुनाव है इस दृष्टि से, लेकिन देश का बजट था। अलग बात है कि आरजेडी के लोगों को नहीं भाया, कांग्रेस के लोगों को नहीं भाया। बिहार को चाहे हवाई अड्डे दिए हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट दिए हों, चाहे मखाना बोर्ड दिए हों, चाहे 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था हुई हो, चाहे अन्य ये डे केयर जो कैंसर का है वो दिए हों, तो ये हम लोग गए केवल उनको धन्यवाद देने। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के सांसदों को, आरजेडी के सांसदों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि जो बिहार को मदद हुआ वैसे तो देशवासियों के लिए हुआ। आज देखिए आरबीआई ने दर घटा दिया। लोग कहते हैं कि ये दिल्ली का बजट को देख के ये बिहार, आज तो कहीं चुनाव नहीं है। मोदी जी जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जो है कल होगी 8 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी उम्मीदें आप देखते हैं? एग्जिट पोल ने दिखाया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, आपको कितनी उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद इसलिए है कि पूर्वांचलियों ने, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पे भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने भरोसा को धोखे में बदला, फरेब में बदला, पानी तक नहीं पहुंचाया। एक दिन में मोहल्ले में पानी का रंग बदल जाता था, पानी पीने लायक तो छोड़ दीजिए। तो लोगों ने मन बना लिया कि केजरीवाल जैसे विश्वासघाती को, झूठा को बदलना है, और मुझे पूरा 200% भरोसा है कि केजरीवाल के झाड़ू सहित झाड़ू लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि केजरीवाल के जो झाड़ू हैं वो समेत कल आम आदमी पार्टी का झाड़ू जो है वो उन्हें लग जाएगा और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाकुंभ से जुड़ी। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में खेलों को बढ़ावा देने की कवायद भी शुरू है। क्रीड़ा भर्ती की ओर से प्रयागराज में खेल महाकुंभ संवाद संगम महाकुंभ में खेल महाकुंभ संवाद संगम का आयोजन जारी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज की पावन भूमि पर चल रहे दिव्य महाकुंभ के अंतर्गत क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के द्वारा खेल महाकुंभ संवाद संगम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था। 6 फरवरी से शुरू हुआ खेल महाकुंभ संवाद संगम 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियां, विचार विमर्श और प्रेरणादायक संवादों का आयोजन किया जाएगा। 2036 में हमारे यहाँ ओलंपिक होने जा रहा है भारत में, तो हमारे जो परंपरागत गेम्स हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको कैसे हम एक साथ में पिरो के लेके आएँ और एक रिसर्च करें, उस पर मंथन करें।
उसके लिए फिर यहाँ पर सारी स्टेट के प्लेयरों को बुलाया गया है। खेल महाकुंभ संवाद संगम जो बेसिकली 8 दिन का प्रोग्राम है, हम 8 दिन तक चर्चा करेंगे, एक मंथन करेंगे कि कैसे हमारे यंगस्टर और ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट कर पाएँ, कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो अच्छे प्लेयर हैं उनको पहचाने, उनको सपोर्ट करें। खेल महाकुंभ का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। खेल महाकुंभ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में खेल महाकुंभ के ट्रैक सूट का भी शुभारंभ किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन और परिश्रम का साथ हो तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। I want to send my message, convey my message to all the youths of the sport person, particularly of the nation. भारत को तकड़ा बनाना है और जीतना है। पहलवान योगेश्वर दत्त और जिम्नास्ट गीता कर्माकर ने खेल महाकुंभ में आए बच्चों के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और कहा कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, देश में खेलों का भविष्य उज्जवल है। सभी खिलाड़ी, अलग अलग खिलाड़ी यहाँ पे पूरे देश से खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कुश्ती के, कबड्डी के, खो खो के, मलखम के, और कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ यूपी गवर्नमेंट का, सीएम सर का इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि कैसे आने वाले जो 36 ओलंपिक का मिशन ले रहे, 2036 ओलंपिक का जो ड्रीम्स हम देख रहे, उसको लोगों के बच्चों के अंदर कैसे ज़्यादा एक जो भूख होती है वो जगाए। खेल महाकुंभ संवाद संगम महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में खेलों की ऊर्जा को जोड़ने का एक प्रयास है। देश के विभिन्न राज्यों से आए बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए। हमको यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा खेल महाकुंभ का हर एक गेम का लेके इतना मतलब गेम को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इधर वेस्ट बंगाल की नॉर्थ कोलकाता से आई हूँ यहाँ पर कबड्डी खेलने। यहाँ का मतलब यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने देखा कि यहाँ आके बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये भव्य महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, डिजिटल महाकुंभ है। जी हाँ, और अब ये खेल महाकुंभ भी बन गया है। और इस संवाद में जो विशेषज्ञ आएंगे, खेल के एक से एक बढ़कर नगीने आएंगे, उन सब से इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आगे चलकर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने देश का नाम भी पूरे विश्व में कर सकें। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, प्रयागराज से टीटी न्यूज के लिए। सनातन परंपरा और आस्था के महापर्व में भाग लेने दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान में रहने वाले 68 हिंदुओं का समूह महाकुंभ में सम्मिलित होने संगम तट पहुंचा। ये सभी श्रद्धालु पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता से प्रभावित होकर प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। यूपी सूचना विभाग के अनुसार भक्तों ने गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम पर अनुष्ठान किया और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की। महाकुंभ में आने से पहले हिंदू समूह ने हरिद्वार में अपने 480 पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित की और अनुष्ठान किया। हिंदू जत्थे में शामिल लोगों ने कहा कि लगातार महाकुंभ की महिमा के बारे में सुनने के बाद वे खुद को आने से नहीं रोक सके। प्रयागराज पहुंचे पाकिस्तानी हिंदू संघ के 6 जिलों घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, शिकारपुर, काकपुर और जटावल से आए हैं, जिनमें लगभग 50 लोग पहली बार भारत यहाँ आए हैं। जत्थे में शामिल लोगों ने कहा है कि भारत आकर उन्हें सनातन धर्म और विरासत पर गर्व है। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ ऋषि मुनि और हमारे संत महात्मा माँ मंडलेश्वर आए हैं, उनका भी आज हम दर्शन करेंगे। यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। हमारा पूरा डेलीगेशन है 68 पर्सन्स का, और हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें, और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी मतलब अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी, और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। कुंभ में यही देख रहे हैं, सब अपनापन लग रहा है, अपने ही लोग हैं, अपनी धार्मिक है, अपनी पाठ पूजा है, सारे
अच्छा लग रहा है। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है 144 साल में होने में पहली बार जो महाकुंभ होता है तो उसमें आए हैं। मैं भी कुंभ के मेले में पहली बार आया हूँ, उसके अलावा मैं 3 बार इंडिया आ चुका हूँ, ये हमारा 4th टाइम है। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम अपने धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जो है जानकारी मिलने वाली है। हमारी सोच से भी ज़्यादा ही मज़ा आया है। हमने जैसे ही हम मीडिया में देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी रश होगी, वहाँ कोई आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हमें सुकून आ रहा है। हम रात को जैसे ही पहुँचे यहाँ के भजन वगैरह सुन के सारी रात ज़हनी सुकून हमें आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अपनों में आए हैं। और अब बात सूरजकुंड मेले की भी, जो यहाँ 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आज आगाज हो गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। इस बार मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कहीं अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है। मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट के साथ गोवा का भी पवेलियन देखने को मिलेगा। मेले के दौरान पर्यटकों को हरियाणा के साथ साथ देश भर के विभिन्न प्रदेशों के खास व्यंजनों का स्वाद लेने का मौका भी मिलेगा। मेले में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य राज्यों तथा थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश के कलाकार शामिल होंगे। मेले में पर्यटकों को सुविधा देने के उद्देश्य से इस बार हरियाणा सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया है। दिल्ली मेट्रो मेले की टिकट और पार्किंग का कार्य देख रही है। इसमें दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशन पर मेले के टिकटों की बिक्री हो रही है और मेला गेट पर विशेष टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।